जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी 2015 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ईयर्स के क्वेश्चंस भी जो है हम ऐड करते जाएंगे समय समय पर। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत थॉरोली विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है हम कवर कर लें। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लाई जाए। हमने पहले एक सीरीज लेकर आए थे सीडीएस की और सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा, काफी बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया। बहुत बच्चों ने बाकायदा मैसेज लिखा कि वो उनको एग्जाम्स में काफी हेल्प किया। इवन सिविल सर्विसेज के बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने भी वो कह लीजिए वो वीडियोस देखी, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है यूपीएससी। अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है जो आपको प्रिपेयर करता है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। तो मैं हमेशा 4 एग्जाम्स की बात करता हूं जो यूपीएससी लेता है हर साल ऑफिसर लेवल के, दैट इज एनडीए, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, सीडीएस। तो एक अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं सब में आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी, टीम निष्ठा ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ncrtquiz.com। ncrtquiz.com में हमने चैप्टर वाइज क्विजेस, क्योंकि हर व्यक्ति कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको इवेलुएट कैसे करना है, उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, उसको रिवाइज कैसे करना है, उसका एक हमने सॉल्यूशन निकाला है चैप्टर वाइज क्विजेस, जिसमें हमने 6 से लेकर 12 तक के ज्योग्राफी के सारे, मतलब आप एक चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में 25 to 40 क्वेश्चंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। और उसमें जो है हमने डिफिकल्टी लेवल्स भी रखे हैं, 3 डिफिकल्टी लेवल रखे हैं, तो एक तरीके से पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो 6 से लेकर 12 तक के जितनी बुक्स हैं सबके चैप्टर वाइज, ज्योग्राफी हिस्ट्री 6 to 12, पॉलिटिकली 9 to 12, और साइंस 9-10 और आपका इकोनॉमी 11-12। तो ये जो है हमने बुक्स कवर करी हैं। प्लीज गो एंड चेक आउट द ncrtquiz.com। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी 2015 के क्वेश्चंस की। सबसे पहले आता है इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। ठीक है जी, वो पूछना चाह रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है साउथ अटलांटिक में और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में। सबसे पहले तो थोड़ा दिमाग में आपके आना चाहिए कि कहां की बात कर रहा है, साउथ अटलांटिक, अच्छा, और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इट इज लाइक के नॉर्थ, ठीक है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो साउथ ईस्टर्न कुछ यहां की बात कर रहा है। पेरू वाली साइड में अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो वहां पर साइक्लोन क्यों नहीं ओरिजिनेट होते हैं? सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। देखो, साइक्लोन्स बनने के लिए एक डिसेंट जो है सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड, मतलब इन पेड सेशंस आल्सो। और ये एक बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच इज टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि वार्म टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। अब किसी बुक में 24 to 30 भी लिखा हो सकता है, बट मोटा मोटा एक वार्म टेम्परेचर चाहिए, एक लो प्रेशर सेंटर चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, ठीक है, और एक अपवर्ड जो है विंड चाहिए, ताकि वो जो है धीरे धीरे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनने शुरू हो जाए। सो सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स सेल्डम अकर्स, कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोस रीजन्स। अब इसको दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। एक तरीका तो यह कि आपको सीधा आंसर पता है, अदरवाइज आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अब देखो, कोरियोलिस फोर्स जो है आपकी इक्वेटर पर 0 होती है। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इक्वेटर पर तो जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, एयर राइज कर रही है, तो वहां क्यों नहीं बन रहे ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो उसका रीजन आता है कि कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर इज 0, या नियर द इक्वेटर क्या होगा, बहुत कम होगी, बहुत कम है। तो वो जो टर्न है, ठीक है, वो जो टर्न आता है आपको, वो नहीं देखने को मिलता है। तो वो इक्वेटर के, अब यहां पर इक्वेटर के पास नहीं पूछ रहा है, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पूछ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोस रीजन्स, ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ लैंड एक फैक्टर, मतलब है, ये फैक्ट है, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन। उससे आप ये कह सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, क्राइंग 60s,
ठीक है, वो वाला कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, बट ये यहां पर वो नहीं है। ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, बट इतने हैं वहां पर भी टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बने। उसका जो मेन रीजन है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वहां पर आपको मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो अपलिफ्ट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए जो कहते हैं ना कि वार्म एयर जो है, वार्म इनस्टेबल एयर होनी चाहिए, अनस्टेबल, इंस्टेबल नहीं, अनस्टेबल जो है एयर होनी चाहिए, ताकि वो एयर राइज करे और वहां पर ऊपर जाकर क्लाउड्स बने। तो आंसर इसका क्या है, बी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो seldom occurs, the ITCZ provides the necessary uplift for the cyclones, और इसका एब्सेंस जो है, ठीक है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। सी सरफेस टेम्परेचर रन अ शेड कूलर, हाँ सी सरफेस टेम्परेचर भी थोड़ा कम है जो होना चाहिए, बट वो मेन रीजन नहीं है, वो मेजर रीजन नहीं है, बट उसमें फिर भी आपको एक सफिशिएंट वार्म वाटर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन और ये रहा आपका पैसिफिक ओशन। तो कहीं साउथ वेस्ट की अगर बात कर रहा है तो कहीं यहां पे बात कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर आपको एक कोल्ड करंट भी देखने को मिलती है। कौन सी है, पेरू करंट, जिसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, मतलब जो टेम्परेचर थोड़ा कम है, बट द रीजन इज ITCZ। और आगे चलते हैं, काफी डिस्कशन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अब ये भी अगर आप देखोगे तो काफी सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये है आपका एक्सटेंट। तो अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न मोस्ट है, सो दैट इज गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट देखोगे तो ये राज्य दिमाग में हो सकता है कि ये वाला पार्ट वेस्टर्न मोस्ट है या ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये अब आप, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ऐसा देखा जाए। सिमिलरली ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक और फैक्ट इसमें आपको जो ध्यान में होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो है लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। ये भी कहते हैं ना कि जो सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, वो गुजरात से लगभग 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, तो यहां पर आप सनराइज देखेंगे। आई हैव सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको बहुत जल्दी सनराइज देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, भितरकनिका नेशनल पार्क, कायबल लामजो, कालादेव नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सो दैट इज द कायबल लामजो नेशनल पार्क। इम्फाल में प्लेन इलाका है, मणिपुर में दो है, एक प्लेन इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है। मणिपुर इम्फाल से लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको कायबल लामजो नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फ्लोटिंग आइलैंड्स कहा जाता है फुमडीज। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। व्हाट इज दिस फुमडीज? लेट मी शो यू द इमेज। यस, ये देखिए, ये थोड़ा सा टॉप व्यू है। ये जो आपको दिख रहा है, सो दिस इज, ये क्या है आपका, ये फुमडीज है। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। और ये एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का भी एक एग्जांपल है। ठीक है, कायबल लामजो नेशनल पार्क सो मणिपुर में है, सिचुएटेड विद इन द लोकटक लेक, कैरेक्टराइज्ड बाय फुमडीज, फ्लोटिंग बायोमास, होम टू द एंडेंजर्ड, हाँ, संगाई डियर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है जी, ब्रो एंटलर डियर। और भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें, दैट इज उड़ीसा, कालादेव नेशनल पार्क, दैट इज राजस्थान, एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दैट इज हरियाणा। ठीक है जी, चलिए, व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर? एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि इंडिया की मैक्सिमम सॉइल्स जो हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसीलिए हमारा ज्यादातर जो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन बेस्ड रहता है, जैसे कि यूरिया। ठीक है, और कहा भी जाता है कि एनपीके जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश है, उसकी जो आइडियल रेशो है 4:1, बट इंडिया में अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो वो 8 पॉइंट समथिंग से भी ज्यादा है।
मतलब जितना नाइट्रोजन होना चाहिए उससे ज्यादा आपको देखने को मिलता है बहुत जगह पे, ठीक है। अब इसकी वजह से इंपैक्ट क्या आता है? सो पहला है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल कैन अकर, ओके। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कैसे आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक फसल के बाद जो है आप मटर लगाइए या जो वो फसलें लगाइए जिनमें आपको ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखने को मिलता है, नेचुरली नाइट्रोजन जो है सॉइल में आ जाएगा। अब उसमें अगर आप देखोगे, अगर हमने ज्यादा नाइट्रोजन डाल दिया तो रादर वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ने की बजाय खत्म हो जाएंगे। भाई वो तो कहते हैं ना, उनके लिए तो आइडियल मीडियम था कि नाइट्रोजन कम हो, तो वो नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ना कि द अदर वे राउंड के ज्यादा नाइट्रोजन डाल दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अगर आप टेक्निकली इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो। दूसरा है इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन। देखो एसिडिटी कब बढ़ती है? दो चीजें होती है, एसिडिटी एक बेसिसिटी। एसिडिटी होती है जब H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, और जब OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो हम कहते हैं बेसिसिटी बढ़ रही है। अच्छा, जब एसिडिटी बढ़ रही है मतलब pH जो है कम आ रहा है, ठीक है, pH कम आ रहा है, तो इसमें एसिडिटी की बात की, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द सॉइल। यस, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में आपका H पॉजिटिव रिलीज होता है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द, लीचिंग क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। खासकर कहां पर आपको देखने को मिलता है? जहां पर हमारा ये वाला जो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है ना, वहां पर लीचिंग ऑफ द सॉइल, जहां पर हम कहते हैं लेटेराइट सॉइल होती है, ठीक है। सॉइल्स मिनरल्स जो हैं उसमें घुलकर नीचे की तरफ, इसीलिए एसिडिक सॉइल होती है, खासकर जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, फॉरेस्ट वाले इलाके में वैसे भी हम कहते हैं लीचिंग ऑफ द सॉइल हो रहा है। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका इसका? 2 एंड 3, ठीक है जी। सो प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, so excessive nitrogen fertilizer do not enhance nitrogen fixing microorganism, instead they reduce their activity, ठीक है। तो this is because जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है, ठीक है। तो ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यू कैन पॉज एंड रीड इट, ठीक है। बाकी सारे मेन पॉइंट मैंने जो है यहां पर आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN, दैट्स एन इंटरनेशनल एनजीओ, रफली वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, 1960s याद रखना। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसको हम साइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से जो कथन है, वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो IUCN जो है एक ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड साइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स, ओके। IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड, मेनली देखो IUCN का एक जो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है वो है रेड डाटा बुक, या जिसको कई बार रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं, जो पब्लिश करता है, जो बेसिकली थ्रेटेंड कैटेगरी में कौन से स्पीशीज है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारी चीजें बताता है। Around the world to better, so run thousands of field projects around the world to better manage natural environments, ठीक है। लॉजिकल है ये स्टेटमेंट। अगर आप ब्रॉडली IUCN को समझ रहे हैं तो ठीक है, फील्ड प्रोजेक्ट्स को रन करता है ताकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से मैनेज कर सके। साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग है ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस द प्लेस ऑफ नेशनल लॉस। बेसिकली साइट्स क्या करता है, ठीक है, जो लिखा है वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चाइनीज मेडिसिन में कई बार ये आता है कि जी ये फलाने जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को भी यूज किया जाता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है कई बार उन पे ये आरोप लगाया जाता है, तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करना। तो ये आपका सही है, ये भी सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो IUCN है ये ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नहीं है। ये मैंने जैसे आपको कहा एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। हाँ, दे वर्क इन लाइक विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट दैट्स नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका?
अब देखो ये वाला स्टेटमेंट ना वैसे भी हम यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें आईयूसीएन का नाम कहीं नहीं मिलता है। तो उससे भी अगर आप करते हैं, तो अगर आपका पहला स्टेटमेंट आपको कंफर्म हो गया कि गलत है, तो ऑप्शन ही एक बचता है। इस तरीके से एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इट्स नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोलैबोरेट्स विद द यूनाइटेड नेशंस। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट्स। और क्योंकि पहला पार्ट स्टेटमेंट का गलत है तो ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी जो साइट्स है वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, जो भी इसके मेंबर स्टेट्स बनेंगे। अब सोचो कि लीगली बाइंडिंग ना हो, आप कह रहे हो कि जी वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना का ट्रेड नहीं होना चाहिए, तो फिर मतलब क्या रह गया? ठीक है, कि आप कह रहे हैं हाँ 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 ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा नॉलेज ही आ रही है मेरे दिमाग में। इट्स लाइक सेइंग पाकिस्तान सेइंग कि हाँ हाँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए, कर हम पूरा रहे हैं टेररिज्म, पर होना नहीं चाहिए, मतलब वो वाली बात हो गई। जब तक वो सैंक्शन नहीं लगेगा तब तक फिर क्या फायदा। ओके, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह लो कि गूगली टाइप है। अगर किसी ने मतलब अरे अच्छा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस शुगर के, अरे अच्छा CACP, गलत। अप्रूव्ड लिखा है जी, अप्रूव्ड। CACP जो है मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो रेकमेंड करता है। जो कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको अप्रूव करता है। बस यही इसमें मतलब जैसे मैंने कहा ना थोड़ा सा गूगली था ये, ठीक है। जिसने जल्दबाजी में इसको नहीं पढ़ा, वो मैक्सिमम बच्चे हो सकता है बी टिक करके आए, बट आंसर इज ए। ठीक है जी। सो इट अप्रूव्स द FRP ऑफ शुगर केन। तो ये शुगर केन के केस में ही FRP यूज होता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। सो इट इज अ मिनिमम प्राइस एट विच शुगर मिल्स मस्ट परचेज द शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है। सो इट इज डिटर्मिन्ड ऑन द बेस्ड ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ CACP एंड फाइनली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर है जी। चलो, बाकी जो ये APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC मंडीज, जो जब 3 लॉज आए थे फार्म लॉज, तो उसमें यही था कि जो एक सरकारी मंडी है उसके अलावा प्राइवेट मंडीज भी खुलेंगी, तो उसको लेकर था। तो ये क्या है, वो APMC दैट इज रिलेटेड टू, तो सरकारी मंडीज होती हैं जहां पर सेल परचेज होता है। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नाम से क्लियर है, मार्केटिंग और इंस्पेक्शन के लिए है। ठीक है, मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो? ईस्टवर्ड इज टुवर्ड्स द ईस्ट, फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अगर आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे, तो पैसिफिक ओशन में जैसे अगर आप यहां पर देखें, तो ये अगर आपका जो साउथ अमेरिका है, तो ये लगभग यहां से जो इक्वेटर जो, तो यहां पर आपको ट्रेड विंड्स जो है जाते हुए नजर आती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है जाके वो पानी इकट्ठा होता है। फिर हम कहते हैं कि जी वहां पे हवा राइज करती है, बारिश होती है, फिर ये सबसाइड करता है। ठीक है जी। फिर वो एल नीनो वाला कंसेप्ट भी इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एल नीनो पे नहीं जा रहा। यहां पर जो ये वार्म वाटर इकट्ठा हुआ और ये एयर राइज की, तो कुछ पानी जो जो ऊपर गया, ठीक है जी, इवेपोरेट होके, भाई पानी इकट्ठा हो रहा है तो नीचे भी तो जाएगा, और धीरे धीरे जो ये गर्म हुआ, ऊपर इवेपोरेट हुआ, तो एक नीचे काउंटर करंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट या इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है। सो नाउ क्या रीजन है इसका? अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। ठीक है, अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम, ये तो डोल्ड्रम्स हो गया। अच्छा, सैलिनिटी की वजह से, ठीक है, सब्सिडेंस होगा, पानी जो है नीचे की तरफ बैठेगा, but that does not explain this particular equatorial counter current. The reason is the convergence of 2 equatorial currents. ठीक है, तो एक बार हम इसको मैप से भी देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, तो ये देखो, ये जो पानी है ये आपका जा रहा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये यहां पर जाकर क्या हो रहा है, आपका एक कुछ पानी तो ऊपर की तरफ गया, बारिश हुई, और बाकी जो है एक नीचे सब सरफेस में एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी। You can see over here also north equatorial current, south equatorial counter current. ठीक है। Okay, with reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statement are correct? Dugong, sea cow भी बोला जाता है, sea cow। ठीक है, चलो देख लेते हैं। It's a herbivorous marine animal.
पहली बात तो मेरीन हो गया, समुद्री, सी काउ। अगर आप देखो सी काउ ध्यान में है तो काउ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर्बीवोरस, ठीक है। तो फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, जी नहीं, पूरे एंटायर कोस्ट पे ये नहीं मिलता है। जनरली यूपीएससी एग्जाम्स में, जनरली नॉट ऑलवेज, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती हैं, तो ये ध्यान रखना है। नॉट ऑलवेज, ये कोई मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है, बट ज्यादातर। तो ये हो गया फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, नॉट करेक्ट। ओके, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक ना पता हो कि शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है या नहीं, बट अगर आप ये पहली स्टेटमेंट ठीक कर रहे हैं दैट मीन्स आपके ये 2 ऑप्शन बचे। सेकेंड अगर गलत कर रहे हैं तो ऑप्शन ही 1 बचा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है पेपर में, कैसे इलिमिनेशन को यूज करना है, ठीक है। तो पहला सही है, पहले बात तो ये ड्यूगोंग देख लो, ये है, ठीक है, सी का। और सो मेरीन हेर्बोवर प्राइमरी फीडिंग ऑन सी ग्रासेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सी काउ, फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये गलत है क्योंकि ये आपको कहां पर मिलता है, ये मतलब बेसिकली इसको स्टेटमेंट को गलत कह रहा है। इट इज लिमिटेड टू गल्फ ऑफ मन्नार, ये सबसे बड़ा एरिया है इसका, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। पाक बे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द गल्फ ऑफ कच्छ वाला इलाका। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, जो है प्रोटेक्शन दिया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, इंडेंजर्ड स्टेटस। नेक्स्ट आपका द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स sometime appears in the news in the context of events related to Central Asia, Middle East, Southeast Asia, Central Africa. अब गोलन हाइट्स अगर आपने बायलेट मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिकल अफेयर्स पढ़े हैं तो ये आई थिंक इतना फेमस एरिया है गोलन हाइट्स, और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन है। 1967 की वॉर इजराइल ने जो लड़ी थी, 6 डे वॉर, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस पे एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री, मतलब डॉक्यूमेंट्री नहीं कहूँगा, एक पूरा वेब सीरीज है, 6-7 एपिसोड है, अली कोहेन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पे, मतलब इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है गोलन हाइट्स की। स्टोरी गोज लाइक दिस कि इजराइल जो है अपना एक स्पाई, ठीक है, को प्लान करता है, पहले अर्जेंटीना भेजता है, सीरिया का जो एक डिफेंस अटैची होता है वो वहां पर होता है, फिर वो सीरिया का डिफेंस अटैची जब सीरिया वापिस आता है, फिर उसके साथ वो धीरे धीरे करके जो स्पाई है वो सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है। जस्ट इमेजिन ऑफ दिस थिंग कि किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो दूसरे देश का स्पाई है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ मसाद, दो इवेंचुअली ही गॉट कॉट और उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, उसकी भी आपको फोटोज मिल जाएंगी गूगल पे। एंड बट उसकी जो इंफॉर्मेशन थी दैट हेल्प्ड, नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 1960s, उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही इजराइल ने 1967 की वॉर में ये जो गोलन हाइट्स का एरिया है, काफी बड़ा एरिया जो है, ये कैप्चर कर लिया था। सो दैट्स इन द मिडल ईस्ट। अब ये मिडल ईस्ट वर्ड भी गलत है अगर आप टेक्निकली देखें, ठीक है, पेपर में पूछ लिया, दैट्स अ डिफरेंट इशू, क्योंकि मिडल ईस्ट हम नहीं बोलते हैं, हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है। मिडल ईस्ट बोलते हैं अमेरिका वाले, ठीक है, उनके लिए, क्योंकि आप अमेरिका में जहां खड़े हैं तो वो फार ईस्ट बोलते हैं, जैसे रशिया वगैरह को, या इधर साउथ ईस्ट एशिया, और इधर जो है वो बात करते हैं मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट ये वाला जो एरिया जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, मिडल ईस्ट। तो आई होप आपको ये कहानी, इट वाज कैप्चर्ड बाय इजराइल फ्रॉम सीरिया 1967, 6 डे वॉर, लेटर अनेक्स्ड, दो इट वाज एनेक्सेशन, ठीक है, इंटरनेशनली रेकग्नाइज नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक्चुअली की स्टोरी है, अली कोहेन, सर्च करना, पढ़ लेना, वैसे मैंने बताई दी मोटा मोटा स्टोरी। तो ही इवेंचुअली बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। तो दैट वाज द हाइट एक्चुअली। तो यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल और ये सीरिया, गोलन हाइट ये है। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहित, पेन्नार, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है कौन सी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। अब मैंने सेशंस में, पेड सेशंस में टीम मिश्रा चैनल पर सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की ट्रिक्स बताई हैं, वो बेहतरीन ट्रिक्स हैं। आपने 2-3 बार जब उसको पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं जो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे मैं आता हूं। तो पेनार तो देखो एक अलग रिवर है, वंशधारा अलग रिवर है, इंद्रावती और प्राणहित जो है ये दोनों ही जो है ट्रिब्यूटरी हैं
गोदावरी की। अब पहले इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ट्रिक टू रिमेंबर द, ये मैंने सीधा सीधा स्लाइड ली है हमारा पेड क्लासेस है। सो इंद्रावती ने मंझारी और बिंदु को वर्धा के वन में शरबत पिला के प्राण बचाए। ठीक है, तो स्टोरी, इंद्रावती और मंझारी ने बिंदु जंगल में कहीं खो गई, वर्धा वर्धा, ठीक है, वर्धा एक जगह है, गांधी जी के लिए, गांधी जी से रिलेटेड हम देखते हैं। वर्धा के वन में शरबत उनको पिलाया, वो बड़े भूखे प्यासे थे, उनको शरबत पिला के उसके प्राण बचा लिए। ठीक है, तो इंद्रावती हो गया, मंझारी से मंजिरा हो गया, बिंदु से बिंदुसार हो गया, ठीक है, वर्धा हो गया अपने आप में। ठीक है, फिर आपका वेनगंगा, ठीक है जी, शरबत से शर्बरी हो गया, ठीक है, ये वर्धा हो गया, और पिलाने से पेनगंगा, और प्राण से प्राणहित हो गया। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इंद्रावती ने मंझारी और बिंदु को वर्धा के वन में शरबत पिला के उनके प्राण बचा लिए। तो अब हो सकता है कि आपको लग रहा हो थोड़ा टफ, जब आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा इंटरनलाइज कर लेंगे, तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये है, ये आप यहां पर देख भी सकते हैं, वेन गंगा, पेन गंगा। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक है, वेन गंगा पेन गंगा को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नो पेन्स नो गेन्स। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नो पेन्स नो गेन्स, ये तो कई बार दोहराना पड़ता है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो नो पेन, पेन से पेन गंगा, गेन या नो विन, नो पेन नो गेन, गेन को मैं ऐसे लिख लेता हूं नो विन, विन से वेन गंगा। ठीक है, तो पेन गंगा वेन गंगा किसकी है, दैट इज आपका गोदावरी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जरा, इंद्रावती, वर्धा, ठीक है, ये सारी हो गई, और ये है आपका, ठीक है, सो मैसूर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कि अब मान लो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, सदर्न सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात का रीजन, ये वाला, सौराष्ट्र वालों से पूछोगे ना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो कहेंगे बेचार भाई साहब मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। ठीक है, यहां पानी की कमी चल रही है, आप कह रहे हो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, साउथ वेस्ट बंगाल में आप कह सकते हो कि हाँ जी टाइड्स हैं, डेल्टाइक रीजन है, तो वहां मैनग्रोव्स हैं, सुंदरबन मैनग्रोव्स, दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट। बट वहां पर आपको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट समथिंग डिफरेंट, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा साल बारिश हो रही है। ठीक है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो क्या है, अब आप कहोगे अच्छा पानी तो वहां पे भी है, वहां पर क्या है, ब्रैकिश वाटर है, जहां पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर आपस में मिक्स हो रहा है। ठीक है ना, तो दैट उसमें आपको वो नोमैटोफोर्स देखने को मिलते हैं, ये वाले, ये नोमैटोफोर्स। ठीक है, स्टिल्ट रूट्स देखने को मिलती हैं। तो ये आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, मोटा मोटा वाइजैक समझ लो, ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में भी आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो ईस्टर्न घाट्स वाला इलाका, अगेन यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, और ये आपका वो उसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा आपका, अंडमान निकोबार, जहां आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिल रहे हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां होंगे, फ्रेश वाटर, मतलब ब्रैकिश वाटर बेसिकली। ठीक है, और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी हैं। देखो एक और चीज याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं फॉरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स लाइन है कि यहां पर रेन फॉरेस्ट है, ऐसे एक पॉइंट पे खत्म हो गए फिर डेसिडुअस शुरू हो गए। इट्स ऑलवेज अ ट्रांजिशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप जयपुर से मान लीजिए आप जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ, तो वेजिटेशन को अगर आप हाईवे पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम ही सडनली रेगिस्तान आ जाएगा, धीरे 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 आपको पहले पेड़ थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पेड़ की हाइट कम होती जाएगी, फिर धीरे 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 श्रब्स, फिर धीरे धीरे आपको प्रॉपर रेगिस्तान की तरफ जाएंगे आप। तो इट्स अ ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे आपको लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा ट्रांजिशन जो होगा, जहां थोड़ी कम बारिश होगी वहां मॉइस्ट डेसिडुअस होगा। ठीक है जी, क्योंकि मोर देन 200 सेंटीमीटर पे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश में हम कहते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस है, 70 से 100 ड्राई डेसिडुअस है, लेस देन 70 जो है हम ड्राई जो एरिया है, स्क्रब्स हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। चलो ठीक है, चलो
Which of the following is associated with the issue of control and phasing out the use of ozone depleting substances? ये भी आई वुड से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, इट वाज द फर्स्ट ट्रीटी इन द वर्ल्ड व्हिच हैज बीन यूनानिमसली पास्ड, मतलब जिसको सारे देशों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये कब हुआ। देखो अर्ली 90s के केस में क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने खासकर अंटार्कटिका पास में क्या देखा, ओजोन होल देखा। ओजोन होल इज नॉट एक्चुअली द होल, इट इज द थिनिंग आउट ऑफ द ओजोन लेयर। इट इज नॉट एक्चुअली कि भाई हाँ कोई होल हो गया, इट इज सिंपली जो उसका थिकनेस कम हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेज पहुंच रही हैं। अच्छा यूवी रेज में भी 3 तरीके की रेज होती हैं, ए बी सी, इतना डिटेल में नहीं जाते, फिर वो सेशन बड़ा हो जाता है। सीधा सीधा यूवी रेज पहुंचेंगी जिससे स्किन कैंसर, ठीक है, और प्लांट्स को नुकसान होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक इमीडिएट एक्शन लिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में। अच्छा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस तो इकोनॉमी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से जो है आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने की बात की गई, ठीक है। जो नगोआ प्रोटोकॉल था, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दो सीबीडी वाज अर्लियर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द रियो अर्थ समिट 1992, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आपका व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 1992 में एक बड़ी फेमस समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, बड़ी फेमस सिटी है ब्राजील की, ठीक है, जिसको रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है, सिंपली अर्थ समिट भी कहा जाता है, जिसमें काफी चीजें डिस्कस हुई। उस समय का मतलब एक काफी बड़ी समिट थी कि 21st सेंचुरी में हम एंटर करने जा रहे हैं, व्हाट वी शुड डू एंड एवरीथिंग। तो ये जो है आपका 20 साल बाद हुआ। इट इज लाइक 20 साल बाद आप रिव्यू कर रहे हैं कि हमने 20 साल पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या, अब कहां तक पहुंचे हम, ठीक है। So it is a United Nations Conference on Sustainable Development, Ministerial Meeting of the World Trade Organization. This is completely wrong. Intergovernmental Panel on Climate Change नहीं जी, ठीक है। IPCC नहीं, ठीक है। और उसके अलावा Conference of Member Countries of the Convention on Biological Diversity, ये हो सकता था, but this is broader in scope. आप United Nations Conference on Sustainable Development, ठीक है, जो ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 20th एनिवर्सरी था 1992 अर्थ समिट का, और फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, ऐसा विकास जो फ्यूचर जनरेशंस को, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रख के विकास किया जाए, ठीक है जी। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल्डीलॉक्स जोन, हाँ जी, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, ठीक है, ऑफन सीन इन द न्यूज। देखो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक वो जोन है, या कहीं पे भी अगर हम स्पेस की बात करें, वो जोन है जो ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। अब धरती की अगर हम बात करते हैं तो धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है ये कहा जाता है लगभग 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आइडियल है रहने के लिए। आप मैं मतलब इतनी जो सृष्टि धरती पर बसी, क्योंकि वो एक आइडियल टेम्परेचर है। तो ये है गोल्डीलॉक्स जोन। सो द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, रीजन इनसाइड द अर्थ, शेल गैस इज अवेलेबल, सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, सर्च फॉर मीटेराइट्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल, ठीक है, ये डेफिनेटली नहीं है। रीजन इनसाइड द अर्थ, ठीक है जी। द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आप सब समझो कि ए और सी में कौन सा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द आउटर स्पेस, ठीक है जी, क्योंकि अर्थ लाइक प्लैनेट्स में का मतलब ये हो गया कि आपको वो एरिया देखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि जहां टेम्परेचर एक आइडियल है, नोन एज हैबिटेबल जोन टू रीजन अराउंड द स्टार वेयर प्लैनेटरी कंडीशंस आर जस्ट राइट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट, ठीक है जी। एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द लाइफ टू थ्राइव। अब यहां पर कई बार कहा जाता है ना आजकल कि मार्स पे जाना है, मार्स पे जाना है, आई डोंट नो कब तक वो साइंटिफिक अचीवमेंट उस लेवल पे पहुंच पाएगी। बट मार्स में क्या है, जो टेम्परेचर है एवरेज दैट इज अराउंड -23 डिग्री सेल्सियस, जो कि हैबिटेबल है, ठीक है, प्रोवाइडेड पानी हो वहां पे। -23 आप साइबेरिया के इलाके में जाके देखिए,
माइनस अराउंड -70। इस पर एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखना, बड़ी अच्छी वीडियो है, लगभग आई थिंक 1 घंटे की वीडियो होगी, पूरा दिखाया है उसमें साइबेरिया का वो जो रीजन है जहां -70 डिग्री सेल्सियस में भी लोग रह रहे हैं, हैबिटेबल एरिया है। तो -23 -30 में लोग दुनिया में, इंडिया में नहीं है, बहुत कम है, बट दुनिया के बहुत सारे देशों में लोग रहते हैं। तो ये वो हैबिटेबल जोन है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो है धरती आता है, मार्स भी थोड़ा बहुत जो है इसमें जो है देखने को मिलता है, दैट इज द गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, तो देखो मरकरी और वीनस टू हॉट, ठीक है, ये जो है अर्थ और मार्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अर्थ तो आता ही है, मार्स को भी थोड़ा उस कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आर करेक्ट? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज in adaptation and mitigation practices to counter the climate change. It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and the World Bank. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर सही है? ये डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, और ये बनाया गया है यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी नहीं, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये बनाया गया है आपका, ठीक है, यूएनएफसीसी के तहत, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत बनाया गया है। ठीक है जी, और ये एक जो है ऑपरेट एज एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल फंड, ठीक है, टू चैनल द क्लाइमेट फाइनेंस। और जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज का यही तो कहना है ना कि ये जो रायता है सारा क्लाइमेट चेंज वाला, ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज की देन है पिछले 200 साल की, उन्हीं का फैलाया हुआ रहता है। तो हमें आप फंड करो, पैसे दो, ताकि हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 2010। ग्रीन क्लाइमेट फंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and even arctic? Interesting. मतलब वो कह रहे हैं कि सारे तरीके के क्लाइमेट आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप इस ऐसे क्वेश्चन को भी ना लॉजिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड की, ये बहुत हायर रिचेस पे नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर वो ये जो वेरिएशन है, ये जो इतनी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलती। सिमिलरली न्योड़ा वैली नेशनल पार्क। अच्छा, कंचनजंगा के केस में आप कह सकते हो, बट कंचनजंगा के केस में ट्रॉपिकल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ज्यादातर वहां पर जो है आपको काफी मतलब बर्फ देखने को मिलती है। दिस इज द एग्जाम्पल नामदफा नेशनल पार्क, जहां पर गर्मियों में बिल्कुल अलग है, विंटर्स में आपको अलग तरीके से जो है देखने को मिलता है। सो diverse climatic conditions ranging from tropical forest at lower altitudes में आपको tropical और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आर्कटिक देखने को मिलता है। एंड इट सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो कि एलिवेशन 200 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल है। ठीक है जी, डू नॉट हैव बाकी जगह में जो आपकी ये देखने को नहीं मिलता। यहां पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, okay, in India the steel production industry requires the import of saltpeter, rock, phosphate, coking coal, all of the above. अब ऐसा क्वेश्चन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा ऑल ऑफ द अबव दिए तो ऑल ऑफ द अबव करके आएंगे, पर आंसर नहीं है ऑल ऑफ द अबव, ये भी ध्यान रखना है। आंसर है आपका सी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वुड से। कोकिंग कोल एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस आयरन। बट जो है इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है हाई क्वालिटी कोकिंग कोल के, इसीलिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल वो डेजर्ट्स वाला पार्ट है, ठीक है, तो उनमें आपको अच्छा खासा ये कोकिंग कोल मिलता है। सॉल्ट मीटर जो पोटाशियम नाइट्रेट है, साइंस में 9th-10th क्लास की साइंस में पढ़ते भी हैं इसके बारे में, फर्टिलाइजर्स में, गन पाउडर में, खासकर गन पाउडर में, ठीक है। तो इसको मैं कई बार ऐसे भी याद कराता हूं, वो साल्ट जो पीटने के काम आता है, पीटना मतलब गन पाउडर। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट इज अ की कंपोनेंट इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है? सी। बेसल 3 एकॉर्ड और सिंपल बेसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज सीक्स टू, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐड किया है इसमें, वैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप बहुत लोगों को लग रहा हो अच्छा इसका आंसर जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑप्शंस कई बार कैसे देता है। ठीक है, पेपर में
इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है। अब जिसने वहां पर वो मतलब ओवर स्मार्ट या कह लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसने सोचा अच्छा 3 ऑप्शन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से होगा। डोंट डू दैट, ठीक है। इफ यू नो द आंसर अटेम्प्ट, या मतलब थोड़ा बहुत पता है एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो लीव द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो, डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। मैं बी अभी स्टेटमेंट छोड़ रहा हूं। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बट प्लेसेस अ हेवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज, ताकि वो रिप्लेस कर सके क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट देखते हैं हम इसको लेकर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर किगाली अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो आपको ये समझना है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे अभी हमने Rio+20 की बात करी, ठीक है। इवन रियो अर्थ समिट में भी CBD जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो वो नहीं है। आंसर है आपका ये, बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। बेसल क्या है, चलो कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैं आप मेरे को इसका आंसर दोगे। मैं ऐसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ये दिस इज हाउ माई स्टाइल इज, कि वे आप जो है सर्च करो बेसल क्या, एक जगह का नाम है, बस इतना हिंट दे रहा हूं। अब बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2, बेसल 3, ये नॉर्म्स हैं आपके। बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ये ज्योग्राफी में ये कहां से ये आ गया, हम जब इकोनॉमी के सेशंस को करेंगे तब डिस्कस करेंगे। द आइडिया इज कि जो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया कि पेपर में आपने ये नहीं दिमाग लगाना है कि अच्छा 3 ऑप्शन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही आंसर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड्स which blow from 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as the westerlies. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are a part of westerlies. Okay, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में सर्दियों में बारिश होती है, जो वीट कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो कह रहा है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। वो हम यही कहते हैं ना कि जो आपका जेट स्ट्रीम्स हैं, वो जो मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, वहां से मॉइस्चर को पिक करता है, फिर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, वहां पे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है उसकी वजह से। जो पहला स्टेटमेंट है अब बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? अब आप ये समझो कि ये क्या था, दिस इज ट्रेड विंड, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ अप्रोक्सीमेटली, दैट इज वेस्टर्लीज। सिमिलरली 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, इसने तो ब्लैंकेट ये बोल दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक। जी नहीं, वो वेस्टर्लीज नहीं है, ठीक है। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ तक जो है सारी वेस्टर्लीज हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका ये ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से आपका बनता है। फिर यहां पे आपका वो होता है, सेल्स बनते हैं, 3 सेल्स बनते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, है ना। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। आंसर क्या हो गया? 2 ओनली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये अच्छा डायग्राम है, ठीक है, ये अच्छा डायग्राम है। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये है वेस्टर्लीज, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये वेस्टर्लीज, ठीक है। और ये क्या, ये कौन सा सेल बन रहा है? ये हेडले सेल, ये फेरल सेल और ये पोलर सेल, ठीक है। ओके, इन द मीकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव ऑफ 6 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्टिसिपेंट नेशंस? स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट थोड़ा लॉजिकली भी आप आंसर कर सकते हो इसको। द रीजन इज, देखो कंट्रीज देख लेते हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि मीकोंग रिवर, ठीक है, मीकोंग रिवर कई देशों से, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनमें से वो गुजरती है, उसमें बांग्लादेश कहीं नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, मीकोंग गंगा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो है एक तरीके से पार्टनरशिप है बाकी देशों के साथ, तो बांग्लादेश इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली। क्योंकि ठीक है, अब आप कहोगे कि बांग्लादेश में भी जो गंगा नदी है वो पद्मा नदी हो जाती है, बट दैट इज मेनली आर
कॉपरेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, और इसमें चाइना भी नहीं है, ठीक है, उसमें चाइना भी नहीं है। और ठीक है जी, नॉट अ पार्टिसिपेंट पूछा है, तो आंसर हो गया आपका 1 और 3, ठीक है। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा 2, 4, 5 तो ऑप्शन है नहीं है, तो मैंने भी गलती करी। ये भी आपने ध्यान रखना है पेपर में, जब पेपर आएगा नॉट पूछा है, ये मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूं, और मैंने इस बार फॉलो नहीं किया। वैसे मैं करता हूं फॉलो, मैंने प्रीलिम्स, हर प्रीलिम्स में या जो भी मैंने एग्जाम दिया मैं उसमें खास ध्यान रखता था कि नॉट हमेशा मैं ऐसे अंडरलाइन कर लेता था, ठीक है। मैंने यही गलती करी, मैं देख रहा, मैंने कहा 2, 4, 5 कहाँ है ऑप्शन, नहीं, ठीक है, नॉट पूछा है तो आंसर आ गया 1 और 3, ठीक है जी। सो इनिशिएटिव ऑफ लॉन्च्ड इन 2000 इन्वॉल्विंग 6 कंट्रीज, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। और इसका ट्रिक भी है, इसका ट्रिक है बहुत अच्छा, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सो चाइना इज आल्सो नॉट अ पार्टिसिपेंट, ठीक है, फोकसेस ऑन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टूरिज्म लिंकेजेस इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। सो इट वाज नॉट जस्ट शेयरिंग ऑफ वाटर्स, क्योंकि गंगा का और मीकोंग रिवर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई वाटर शेयरिंग वाला कोई नहीं है। इट इज जस्ट गंगा से इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और मीकोंग से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये है, तो ये है इसका ट्रिक। मीकोंग गंगा ने लिम्का, ऐसे समझ लो कि टीवी देखते हुए आप लिम्का पी रहे हो, टीवी देखते हुए लिम्का पी रहे हो, तो टीवी से क्या हो गया, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है, थाईलैंड वियतनाम, और लिम्का, लिम्का तो सी ए से याद रखना, चाइना नहीं है, कंबोडिया है। सो एल से लाओस, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है जी। चलिए, विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो ना एक पॉइंट यहां पर बहुत जरूरी है। देखो, मैंने कोशिश ये की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स पे भी हैं, उनको भी इसी में काउंट किया है, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक मान लीजिए 2015 का जो करंट अफेयर है वो आज का एक जीके है का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उस सोच को ध्यान में रखते हुए भी जो है क्वेश्चंस कुछ ऐड किए गए। Okay, it was established very recently in response to the incidents of piracy and accidents of oil spill. Okay, it is an alliance meant for maritime security only. Extreme statements to be avoided. होता ना caution, खतरे की घंटी, कि जहां आपका ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ गई, तो ऑब्वियसली अगर आप एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन बना रहे हो, क्या वो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है, क्या सिर्फ उसका सिक्योरिटी पर्पस ही है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट मेंट सोनली फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड द एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल, अगेन नॉट वेरी रिसेंटली। अब ये वेरी रिसेंटली देखा जाए तो थोड़ा सा ये भी एक मिसनोमर है टर्म। कैसे कहेंगे वेरी रिसेंटली, मतलब आप साल, 2 साल, 5 साल को वेरी रिसेंटली कह रहे हो सकता है कोई कहे 10 साल पहले तो बना था वेरी रिसेंटली, ठीक है, मतलब कंट्री के कंटेक्स्ट में 10 साल कुछ भी नहीं होते हैं। और तो ये भी थोड़ा सा वो है, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है यहां पर। चलो एनीवेज, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं, तो आंसर आपका क्या है, नीदर वन नॉट टू। सो इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 23 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन। रीजनल फोरम है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, बिजनेस के, एकेडमिशियंस, कोलैबोरेट टू प्रमोट कॉपरेशन एंड स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। और जो है हेडक्वार्टर इसका है मॉरिशियस में, 1997 में। अब क्वेश्चन 2015 का है, तो नॉट वेरी रिसेंटली, ठीक है, मतलब 18 साल पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वेरी रिसेंटली, ठीक है। इनिशियली नोन एज द इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव बिफोर बीइंग रीनेम्ड एज द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका जो है बहुत सारे जो काम है, एंड दिस इज यू कैन से ये आपके सारे के सारे देश हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कंटेक्स्ट में आपको जो ध्यान में रखनी है, सागर प्रोग्राम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में जो ऑफ लेट रिसेंटली चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको काउंटर किया जाए, और इंडियन नेवी की, इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रेजेंस को इंश्योर किया जाए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। चलो आगे चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रॉबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीट। बहुत फेमस जगह है, बहुत लोग घूमने जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। एज द टाइम पासेस दिस ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, दीज यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस आर फाउंड इन, ठीक है। तो आंसर है मेघालय, ठीक है जी, मेघालय। मेघालय में आपको ये देखने को मिलते हैं, ये देखिए, ये इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये कोई मतलब वो नहीं है, आर्टिफिशियल ब्रिज नहीं है, ये रूट्स के द्वारा काइंड ऑफ नेचुरल ब्रिज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन खासी एंड जैंतिया हिल्स मेड फ्रॉम द एरियल रूट्स ऑफ रबर ट्री विच आर ट्रेन्ड एंड इंटरट्वाइंड बाय लोकल ट्राइब्स प्राइमरली द खासी एंड जैंतिया पीपल। अच्छा, एक और चीज, जो मेघालय है, गारो खासी जैंतिया, इसकी ट्रिक, गरारे करने से खांसी जाती है, कोविड के समय से तो हम यही कह रहे हैं, गरारे करने से खांसी जाती है। तो गारो खासी जैंतिया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेघालय की 3 जो मेन हिल्स, और ये ट्राइब्स के नाम पे है, गारो खासी जैंतिया ट्राइब्स हैं। टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब ज्वार भाटा क्यों आता है समुद्र में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एक तरफ खींच रहे हैं और एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। भाई ऐसे समझो कि एक तरफ जो टग ऑफ वॉर है, एक तरफ सन और मून अपनी तरफ पानी को खींच रहे हैं और एक तरफ धरती है, धरती का ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब धरती और अगर आप सन और मून के केस में लोगे तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी है, मून की है। क्यों, सन तो बहुत बड़ा है, ये नजदीक है, डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेटली। सन कितना दूर है धरती से, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। फिर वो जो फॉर्मूला आ जाता है Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये आर बहुत ज्यादा है सन के केस में, तो ये फोर्स काफी कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली, बट मून के केस में ये फोर्स ज्यादा है। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या कहलाता है आपका, टाइड्स कहलाता है। अब इसमें भी आपको जो ध्यान में रखना है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। मेरा मकसद ये भी है कि एक टॉपिक से जो सवाल है उससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करें। तो एस से याद रखना स्ट्रेट, स्ट्रेट, और एन से याद रखना 90, तो स्ट्रेट जिसमें सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में है, जोर लगा के हाई चाप, ठीक है। 90 में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। ये तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यू कैन पॉज एंड रीड, बट ये मेन है, कुल मिला के कहानी है जी। एक तरफ आपका न्यू मून, फुल मून, ये आपका नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ठीक है, ये कंसेप्ट समझाया गया। तो इट इज मेनली एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक तरफ सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है। Which of the following activities are the Indian remote sensing satellites used? Remote sensing satellites क्या काम करता है? Assessment of crop productivity, सबसे पहले तो समझो कि काम क्या है। सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, किसी चीज को सेंस करना, देखना चाहिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो इट इज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यस। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यस। मिनरल एक्सप्लोरेशन, यस। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अलग से रहते हैं, जैसे जी सैट की बात करते हैं, कई अलग जो है। सो ये जो है आपकी यहां पर नहीं आती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3, नॉट 1 2 3 4 5। टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक जो है स्टडीज इसमें नहीं आती है। सो भास्कर 1 सैटेलाइट लॉन्च इन 1979, भास्कर 2 1981। और उसके बाद अगर एप्लीकेशन ऑफ आईआरएस सैटेलाइट्स की हम बात करें, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन असेसमेंट, मॉनिटरिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंड एनवायरमेंटल मैपिंग, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट स्टडीज, ठीक है जी। तो इन सारे चीजों में ये यूज होता है। नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, अब ये ध्यान रखना, एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर। अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए मेनली हम क्या चीज देखते हैं, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है? जनरली नॉर्थ ईस्ट में हम बात करते हैं, ठीक है जी। मिजोरम है आपका, ठीक है। मिजोरम में तो वैसे भी हम ये कहते हैं कि जो परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया है वो काफी ज्यादा है, इवन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है, अगर आप देखोगे, दो इट्स हिली एरिया,
बट कई बार, अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था एक बार कि कौन सा रीजन है जिससे जो है बे ऑफ अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, दोनों से मॉनसून सीजन में बारिश होती है। द आंसर इज पंजाब। तो हिमाचल में आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ये जो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है नहीं मिलता, क्योंकि उतनी बारिश नहीं होती है हिमाचल में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका 1 एंड 3। उसके अलावा कहां है, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो आंसर क्या हो गया आपका दिस 1 एंड 3। सो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये है आपका डेसिडुअस। क्या होता है, पर्णपाती वन, हिंदी में बोलते हैं ना पर्णपाती, मतलब पतझड़ का मौसम जिसमें आपको देखने को मिलता है। सो एरियाज असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये एरियाज में, ये है आपका एरियाज, इनमें आपको ये वेट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये आप देख सकते हैं रीजन, और ये रीजन देख सकते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी अब ये ना कई अलग अलग जगह है, अलग अलग, कई किसी जगह हो सकता है एनुअल प्रेसिपिटेशन 250 सेंटीमीटर लिखो। मैं दिस इज जो मैं 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बोल रहा हूं, दिस इज आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी। ठीक है, ओके। विद reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? It's a global partnership of governments, business, civil society and indigenous people. It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop। थोड़ा क्वेश्चन टफ भी है और थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू डिसाइड वेरी क्विकली कि वेदर यू नो द आंसर, वेदर यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट, क्योंकि अदरवाइज इसको पढ़ने में इट इज बेटर कि फिर आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, पहले हाँ चलो फिर भी देखते हैं। टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये असिस्ट करता है कंट्रीज को इन देयर रेड प्लस, होता है रेड और एक रेड प्लस, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है जी, एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अब सबसे पहले तो ये समझो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप, तो ये कुछ हद तक फिर भी जो है आपका मतलब रिलेट कर रहा है इस स्टेटमेंट से। ग्लोबल पार्टनरशिप है गवर्नमेंट का, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है इसमें 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3। सो ग्लोबल पार्टनरशिप है दैट इंक्लूड गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, और ये शुरुआत किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2008 में। ठीक है, 2008 में, टू रिड्यूस द एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, दैट सपोर्ट कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव और एम्ड एट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, किस तरीके से कार्बन जो है उसको निकाला जाए। तो आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इज 1 एंड 3 होती है। With reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statements are correct? It is a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspot originated from its organization. It identified sites known referred to as important bird and biodiversity areas. ये सही है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे रिलेटेड उनको साथ में लाया जाए, बट जो ये कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, ये यहां से नहीं आया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर 1 एंड 3 है। अब ये प्लीज डोंट डिसाइड, मतलब ये इसको जनरलाइज मत कर लेना, कई लोग ऐसे जनरलाइज भी कर लेते हैं, चाहो ये सब में 1-3 चल रहा है, ये पैटर्न है, पैटर्न नहीं है ये। ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। ग्लोबल अलायंस ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, हैबिटेट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मन मेयर्स 1988 में ये टर्म आया था आपका। ठीक है, वाज लेटर डेवलप्ड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, नॉट द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो पहला और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये है आपका इस तरीके से जो लोगो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है, डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। वैसे आप मतलब ऑप्शन देख लो, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर,
ठीक है, से जो है नहीं ओपन अप है। तो सीरिया है। अभी वैसे हमने मैप देखा, अगर आपने ध्यान हो, ठीक है, जब वो हमने मिडल ईस्ट वाला डिस्कस किया था, है ना, जो है गोलन हाइट्स वाला क्वेश्चन जो था, तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो जॉर्डन जो है वो इसमें नहीं आता, क्योंकि सीरिया लेबनान का जो है मेडिटेरेनियन सी पर है बॉर्डर, और इजराइल का तो डेफिनेटली है, तेल अवीव बहुत फेमस शहर है। तो आंसर क्या हो गया आपका? जॉर्डन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा आपका लेबनान, ये रहा आपका सीरिया, ठीक है, और ये रहा इजराइल, ये रहा जॉर्डन। जॉर्डन में यहां पर रेड सी से अगर आप देखोगे तो ये गल्फ ऑफ सुएज, सुएज कैनाल है यहां पर, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। तो यहां पर एक पोर्ट है। अब देखो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे CDS 1 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किसमें पोर्ट नहीं है, तो जॉर्डन के पास सिर्फ एक ही पोर्ट है, वो है अकाबा पोर्ट। बिल्कुल थोड़ा सा जो है, मतलब छोटा सा पार्ट है जो एक तरीके से उसको लैंडलॉक्ड नहीं बनाता है। तो उसमें क्वेश्चन ही था कि कौन कौन से देश लैंडलॉक्ड है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि इजराइल, लेबनान, सीरिया, ये अब ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो गया आपका जॉर्डन। इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक a dominant tree species? Tropical moist deciduous forest, rain forest, thorn scrub forest, temperate forest with grasslands. देखो, टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड तो हो गया, जो वो मीडोज जो ऊपर आपको देखो शंकुधारी वन भी बोला जाता है, ठीक है, पहाड़ों में, तो ये नहीं है। ये जो टीक का ट्री है तो हम प्लेन इलाकों में देखते हैं, और थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट भी नहीं है, तो रेगिस्तान वाला इलाका हो गया। ठीक है, बबूल, ठीक है, कीकर, और रेन फॉरेस्ट नहीं है। आंसर एक ही ऑप्शन आपका, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। देखो, अब ये ट्रांजिशन वाले इलाके में, ठीक है, आप ऐसे समझो कि रेन फॉरेस्ट से ड्राई डेसिडुअस में जा रहे हो, जो मॉइस्ट डेसिडुअस का है, 100 से 200 सेंटीमीटर वाली बारिश है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, वाइड स्प्रेड सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल आपको जो है यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, टीक। Each day is more or less the same. The morning is clear and bright with the sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, और पहली चीज जो हम पढ़ते हैं इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट, ठीक है, उसमें हम यही चीज पढ़ते हैं कि भाई रोज बारिश होती है। कई बार हम ये भी डिस्कस करते हैं कि रोज दोपहर में 2 से 4 PM के बीच में, कोई फिक्स नहीं है, कोई मूवी शो की तरह नहीं है, बट एक मोटा मोटा आइडिया है कि क्लियर है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एयर राइज कर रही है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखें तो यहां पर एयर राइज कर रही है, क्योंकि सन डायरेक्टली ओवरहेड है, कन्वेक्शनल करंट चल रही है, कन्वेक्शनल करंट है तो हीट ऊपर, अब नीचे जो है मॉइस्चर बहुत है, समुंदर है, तो हीट ऊपर पहुंची, क्लाउड बना, बारिश हो गई। तो ये रोज का फिनोमिना है, और इसीलिए आप इक्वेटोरियल वेट टाइप क्लाइमेट में देखोगे तो आपको टेम्परेचर भी लगभग कांस्टेंट मिलता है पूरे साल, और विद इन अ डे भी, मतलब डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टर्म आता है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायरनल मतलब डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? सॉरी, इक्वेटोरियल। कैरेक्टराइज द इक्वेटोरियल रीजन विद एक्सपीरियंसेस द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है जी, तो ये आपका जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं, शॉर्ट बट हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स, कंसिस्टेंट टेम्परेचर है अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंट रेनफॉल, अमेजन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो जो अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो रिवर भी है, इसको जायरे रिवर कहा जाता था, इंडोनेशिया, मलेशिया के जो रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, Which one of the following is the best description of the term ecosystem? देखो, इकोसिस्टम की एक थोड़ा नॉर्मल इसको एनोलॉजी ड्रॉ करते हैं। इकोसिस्टम इज लाइक अ फैमिली यूनिट। जैसे आपका घर में एक फैमिली यूनिट है, मान लीजिए घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, तो वो अपने आप एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है। दो वो एक समाज में रह रहा है, एक शहर में, एक देश में रह रहा है, बट वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है,
तो इकोसिस्टम कुछ उस तरीके से आप इसको समझो। ओके, अब उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम इसको देखते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक वो पार्ट ऑफ द अर्थ, अब ये वाला पार्ट क्या है, जो वो पार्ट है जहां पर जो इनहेबिटेड है सॉरी, सो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और बीच में हम इसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ओके, एनीवेज, community of organisms together with the environment in which they live, the flora and fauna of a geographical region. Flora and fauna of a geographical region, that's something different. ecosystem में आपको ये भी समझना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अब इन्वायरमेंट में कई सारी चीजें आ गई, सॉइल भी आ गया, धूप आ गई, पानी आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसका इंटरेक्शन, और वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। अगेन घर का एग्जांपल, घर में वो सिर्फ लोग नहीं है ना कि 4 या 5 लोग ही हैं, ठीक है, और वो उन्होंने एक पूरा मतलब जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें वो पानी यूज कर रहे हैं, हवा यूज कर रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उनका इंटरेक्शन। So it refers to the interaction between all living and non-living components within their surrounding environment. That is the idea. Are classified into different type: forest ecosystem, grassland, desert, tundra. तो ये अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। Which one of the following best describes the objective of seed village concept? क्या है ये seed village concept? Encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. ठीक है जी, ओके, फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म सीड्स को यूज करें और डिस्करेजिंग देम टू बाय द सीड फ्रॉम अदर्स, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स। अब ये थोड़ा सा कई बार, अब मान लो आपको नहीं पता ये क्या है पेपर में, लॉजिकली सोचो कि जो पहला पार्ट है वो तो ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, डिस्करेजिंग देम टू बाय, भाई कहीं ना कहीं से तो आप सीड्स खरीद रहे होंगे या एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, तो डिस्करेज करना कि नहीं तुमसे दूसरे से नहीं खरीदना है। ओके, इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स। मतलब इसमें कहीं कॉपरेशन की बात है, हेल्प करने की बात है कि अच्छा आप क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करो, ठीक है, और दूसरों को दो एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। इसमें एक तरीके से आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, हाँ ये हो सकता है कि आप कुछ विलेजेस को ईयर मार्क कर रहे हो जो कि सर्टिफाइड सीड्स को प्रोड्यूस करे। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज। ओके, ठीक है। अब इसमें इन मतलब पहली ऑप्शन नहीं है, बी सी डी में जो बेस्ट ऑप्शन आपका निकल कर आता है, ठीक है, वो यही है कि फार्मर्स को इन्वॉल्व करना फॉर द ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, और बाकी किसानों को जो है वो सीड्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। तो दी सीड्स आर यूज नॉट ओनली फॉर देयर ओन नीड्स बट टू सपोर्ट द फेलो फार्मर्स एंड नेबरिंग एरियाज बाय प्रोवाइडिंग देम विद द एट द राइट टाइम अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स। Which of the following has been accorded a GI status, geographical indication status? बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है राजस्थान का, बट इट इज नॉट देयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 and 3। इंसिडेंटली इसमें भी आंसर 1 and 3 है, ठीक है। So famous for its hand woven brocades, received the geographical indication status, ठीक है जी। दाल बाटी चूरमा incorrect, although this dish is famous Rajasthani delicacy, it has not awarded the GI status। चलिए, तो यहां पर आपका सिविल सर्विसेज 2015 के ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा जिसमें हम आगे के ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।